तो आज हम लोग इलेक्ट्रोड का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क के लिए वी सपोज दैट आर्क ऑफ रेडियस आर्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज, whose चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, और यहां से यहां तक जो मेरा आर्क है, तो आर्क क्या होता है? आर्क होता है किसी सर्किल का वन ऑफ द पार्ट, करेक्ट? तो यहां से यहां तक में ये जो मेरा आर्क है वो इस सेंटर ऑफ द आर्क पे एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द आर्क निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट डीएल सपोज कर रहे हैं। और डीएल क्यों सपोज कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हम लोग को पॉइंट चार्ज देना पड़ता नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं करते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैं डीएल ले रहा हूँ, और यहाँ से पूरा एंगल अल्फा है, तो यहाँ से थीटा है, यहाँ पे हम लोग डी थीटा, तो डी थीटा लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है ना, डी थीटा इक्वल टू एल बाई आर ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो अगर बहुत छोटा एंगल रहेगा तो क्या लिखेगा? डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर, आया ना? तो डीएल के लिए लिखेंगे आर डी थीटा, करेक्ट? और इस बहुत छोटा सा एलिमेंट में डीक्यू चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लैम्डा इनटू डीएल, आया ना? और डीएल क्या है? तो डीएल के लिखेंगे आर डी थीटा, तो हो गया लैम्डा आर डी थीटा, सॉरी लैम्डा आर डी थीटा, करेक्ट? अब यहाँ पे एक्चुअली मेरा आर्क है एक्स वाई प्लेन में स्टूडेंट। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। तो इसी को मैं इस आर्क को यहाँ पे ऐसे दिखाया हूं, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे डी थीटा, ओके? और इस पॉइंट का, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा डीएल दिखा रहा हूं, बट लगता है कि इतना बड़ा डीएल रहेगा, या डीएल इज जस्ट ए पॉइंट। डीएल क्या है? इतना बड़ा डीएल होता है, या डीएल पॉइंट? हाँ सर, डीएल जो पॉइंट होता है वो एक्चुअली इस पॉइंट से बड़ा टाइम छोटा होता है। इज इट क्लियर? इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इतना बड़ा, आपको फिगर डायग्राम को क्लियर होने के लिए इतना बड़ा डीएल दिखा रहे हैं। इतना बड़ा डीएल होगा तो कभी भी वैल्यू नहीं जाएगा, ओके? चलिए कोई बात नहीं है। तो इसी, अब यहाँ पे ये डिस्टेंस को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये मेरा एक्स और वाई है, ये थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। इसी को मैं यहाँ दिखा दिया। तो वाई के लिए क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा, है ना? और एक्स को क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस डीएल का जो मैंने कोऑर्डिनेट मान, इस डीएल का मैं कोऑर्डिनेट मान लिया था एक्स और वाई, और इस एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो गया? आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। इज क्लियर? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? चलिए, और ये मेरा सोर्स पॉइंट हुआ और ये मेरा फील्ड पॉइंट हुआ। हम लोग कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं? एट द सेंटर। किसकी वजह से? ड्यू टू आर्क। तो ये मेरा सोर्स पॉइंट रहेगा और ये मेरा फील्ड पॉइंट रहेगा। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं ये लिख रहा हूं डी ई, तो डी के लिए क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एफ एस, आर एफ एस आया ना? और आर एफ एस के लिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट? इसमें बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से करिएगा। ये दिस इज द डेरिवेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। और एक्चुअली मैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई थ्योरी नहीं था। इट इज वेरी क्लियर दैट कि मैं इस चीज को यूरोडो का एक प्रॉब्लम से तोड़कर इसको आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं। एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके? तो आर एफ एस के लिख सकते हैं आर एच माइनस आर एस,
और इस पॉइंट पे आपका फील्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? फर्स्ट, दिस इज योर फील्ड पॉइंट। तो क्या लिख सकते हैं? 0y + 0j। सब लोग खाना बोलते रहिएगा। -xi + yj। तो RFS का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट? ये बोल सकते हैं -x² + -y²। अब इसको कंफ्यूजन है कि -x मैंने क्यों लिखा? RFS तो ये रहेगा ना, -xi - yj, है ना? अरे यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट डाल दीजिए। x और y का वैल्यू और स्क्वायर करने के बाद तो बोल तो क्या वैल्यू आएगा RFS का मैग्नीट्यूड? डू इट फास्ट। कितना आएगा? उसे आगे आना चाहिए, क्योंकि ये तो यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, इस आर के हर पॉइंट का डिस्टेंस तो आ ही रहेगा ना। तो आना कितना चाहिए था? और ऐसे भी अगर यहां से भी देखिएगा तो लिखिएगा कि सर r² cos² थीटा + r² sin² थीटा। तो r² कॉमन लीजिएगा, sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है? 1। तभी तो r ही बचेगा, आया ना? तो यहाँ पे dE = हो गया स्टूडेंट लैम्डा dl 4πε0 r³ और RFS = क्या लिख सकते हैं? -xi। तो x पे क्या था? r cos थीटा i - r sin थीटा j, आया ना? ये तो सही है। ओके, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? x कंपोनेंट होगा dl का वैल्यू आप लोग पुट कर देते। dl का वैल्यू क्या था? r d थीटा 4πε0 r³ - r cos थीटा। देख तो सही है। और यहाँ का r² हो गया स्टूडेंट। इससे क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? तो dEx = हम लोग को क्या मिल गया? -cos थीटा d थीटा लैम्डा -cos थीटा d थीटा by 4πε0 r, आया ना? और dE बाई इन सिमिलर फैशन मिल जाएगा लैम्डा sin थीटा d थीटा by 4πε0 r। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बहुत सिस्टमेटिक में आ गए हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट वे होता है कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करना। अब ना अगर Ex निकालना है स्टूडेंट तो हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे? dEx का। और dEx का इंटीग्रेशन करते हैं तो कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है? नहीं रहता कि λ/4πε, यस, तो उसको क्या बाहर निकाल सकते हैं? तो -λ/4πε0 r को बाहर निकाल लीजिए, cos थीटा d थीटा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन?
जीरो से, बोलिए फास्ट, सब लोग बोलिए जीरो से कहां। बाकी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, 2-3 आदमी का, सिर्फ 2-3 लोग का आता है आवाज। कितने लोग पार्टिसिपेंट है? तो बाकी लोग क्या मतलब खाली सिर्फ कॉपी करते हैं क्या? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। तो Ex इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos थीटा डी थीटा। ये बताइए कि लिमिट हम लोग कहां से कहां तक ले सकते हैं? इज इट कंपलसरी कि लिमिट 0 से अल्फा सिर्फ रहेगा? मेरा मतलब आर्क, मेरा जो आर्क ऑफ द सर्कल है वो अगर मेरा सेकंड, सपोज कीजिए कि मेरा आर्क कुछ ऐसा रखा, समथिंग लाइक दिस, और ए रहता है एक्स और ए रहता है वाई, और बिल्कुल प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मेरा एंगल का लिमिट क्या रहता? क्या 0 से 90 रहता है या 90 से 180 रहता? क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट के टर्म में काम कर रहा हूं, ये क्लियर? तो मेरा लिमिट क्या होगा? 90 से 180 या फिर 0 से 90 या 90 से 180। अगर ये मेरा आर्क रहता लाइक दिस वन, 90 से 180 लीजिएगा तभी जाकर अलजेब्रिकली सही साइन आएगा। ओके, इसलिए यहां पे मैंने अपना आर्क को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है और मैं सेंटर ऑफ द आर्क मतलब ओरिजिन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो इस केस में 0 से अल्फा है, बट यहां पे ही तो मेरा आपका सजेशन रहेगा कि इस टर्म को ही शॉर्ट नोट्स में रख लीजिए। ओके, और यहां पे मेंशन कर लीजिएगा कि अभी मैं 0 से अल्फा लिख रहा हूं। शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका होता है, एक कला होता है, और वो डेरिवेशन के बाद ही आता है। तो यहां पे आपको लिखना है कि 0 से अल्फा ले रहे हैं क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्क है। समथिंग लाइक दिस। अगर मान लेते हैं कि मेरा आर्क एक कोई जरूरी है कि आर्क बिल्कुल यहां से शुरू होता है स्टूडेंट, ऐसा भी तो हो सकता था ये 30 डिग्री अरे 60 रहता, हाँ या ना? आप ही लोग बोलिए हाँ सर। तो हाँ सर होता है तो लिमिट क्या होता सर? तो ये बात आपको कहां से पता चलेगा? ड्रीम ना होगा कि अच्छा सर ऐसा बोले थे, या डेरिवेशन से पता चलेगा? डेरिवेशन से। तो सारे लोग को है जो कि एकदम बिल्कुल जस्ट बैठ के ऐसे सोते रहते हैं कि अच्छा बोर्ड पे लिखाया वो लिख लो, तो उन सारे भाई बंधु भी है तो आप देखते रहिएगा, डेरिवेशन में ही सारा कॉन्सेप्ट होता नहीं। कुछ लोग है अच्छा सर तो देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा एक झाप के लिए लेते हैं। तो उनके लिए है ये लिमिट देखिएगा, क्या देखिएगा? लिमिट। ऐसा नहीं कि हर जगह ओके सर तो 0 से लेने के लिए बोले थे, तो सर 0 से, क्योंकि उनका सर का केस ऐसा था 0 से अल्फा। ओके, बट बीच में तो आर कैसा हो सकता है? जेई में आ जाएगा ऐसा, तो क्या करिएगा कि नहीं अगर सर तो 30 बार सिखाए नहीं, तो सर यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं और 12 रुक रहे हैं कि देखिए लिमिट इज कंपलसरी, लिमिट 0 से अल्फा हो नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिचुएशन। तो सर बहुत जनरलाइज काम कर रहे हैं, वो तो इतना बढ़िया जनरलाइज काम करेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में काम कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। तो cos थीटा का डेरिवेशन क्या होता है? सॉरी, इंटीग्रेशन क्या होता है? ये मैं ऑलवेज भूल जाता हूं, पिछले 20 ईयर से मैं इसको याद करता हूं, यहाँ पे आके कंफ्यूज होता हूं। कुछ ऐसा करना था कि बार बार मैं बोलता हूं और जानू से बोलता हूं। बोलिए आप लोग, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा इजी में मुझे कंफ्यूज होता, sin थीटा या माइनस sin थीटा? sin थीटा। चलिए आप लोग को ट्रस्ट कर लेते हैं 0 से अल्फा, बट आप अपने शॉर्ट नोट्स में ये रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है? 0 से अल्फा। और एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन सर और भी इसको जनरलाइज कैसे करके रखा जाए, तो मेरा आंसर क्या बता दें? यहाँ पे जनरलाइज रहेगा कि आप अपने शॉर्ट नोट में ऐसे लिखिएगा। ये तो हो गया, दिस इज फॉर दिस केस, दिस इज फॉर व्हाट? दिस केस। ओके,
बट अगर इसको जनरलाइज करना होगा स्टूडेंट, इसको मुझे लगता है कि ऐसे जनरलाइज करना चाहिए, साइन थीटा थीटा 1 से थीटा 2 आया ना। बट थीटा 1 थीटा 2 टेकन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे मैं क्या बोला हूँ, सर आप भी लिख लीजिए। तो दिस इज मोर एंड मोर जनरल, ओके। हाँ आ गया था। चलिए अब इसका बाइक कंपोनेंट क्या था स्टूडेंट, बाइक कंपोनेंट था माइनस लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे ई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बाहर निकाल लेंगे आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ई वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से अल्फा। लेकिन दिस इज वैलिड फॉर दिस केस ना, दिस इज वैलिड फॉर दिस केस व्हेन आर फॉलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको इस एक्सिस को टच कर रहा है। बट इसका अगर मोर एंड मोर जनरलाइज करना चाहते हैं, दिस इज फॉर दिस केस, बट अगर मोर एंड मोर जनरलाइज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट इसका लिमिट लेने के टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह पर रहता और टीचर ऐसे बोलते रहते तो उसको टेप रिकॉर्डर की तरह एकदम सेट करके इसको लिख लेते कि दिस इज मोर एंड मोर जनरल, हाँ ना, है ना। वेयर थीटा 1 थीटा 2 टेकन फ्रॉम वेयर, थीटा 1 थीटा 2 टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, हो गया। चलिए तो अब बताइए कि आप तो यहाँ पे आर्क के लिए निकाले हैं, बट ये एक्चुअली इनफाइनाइट सिचुएशन के लिए आपने काम कर लिया, इतना बढ़िया काम कर लिए हैं, इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, इसका थोड़ा एडवांटेज देते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ओके। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, मुझे तो मेरा सजेशन है कि शॉर्ट नोट्स में इसको रखना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि एग्जाम में एक ऐसा आर्क दिया था, ठीक है, और इनफॉर्मली चार्ज रहता जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा रहेगा, और इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ द आर्क पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लिखते EXI प्लस EYJ, आया ना। तो यहाँ पे EX और EY का वैल्यू बताइए, डू इट फास्ट। ऐसे मुझे तो मेरा तो रटा हुआ है, आप लोग बोलिए। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है, देख लीजिएगा। देखिए आप लोग का भी यही आंसर आया है। तो ये आंसर आया है। तो यहां से कुछ चमका, सुबह क्रैश को से पढ़ा रहे थे तो उनको नोडल पेन पढ़ा रहे थे, तो बोलते हैं सर एकदम चमक गया। पहला बार समझ, अच्छा चमक गया, मैं तो समझ गया। तो क्या ऑब्जर्व किए,
मैंने तो ऑब्जर्व किया कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, नहीं बढ़िया रिजल्ट क्या आया, बोलिए कस्तूरी साहब, प्रेजेंट है, क्या ऑब्जर्व किए, जरा एक ऑब्जर्वेशन बताइए तो। और क्या ऑब्जर्व किए, मैंने तो नहीं, वो तो ठीक है, फोर्थ या थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज बोथ कंपोनेंट आर नेगेटिव। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो काम सेमी इनफाइनाइट कर पाता था, नहीं बी डिस्टेंस पे, आप बी को आर मान लीजिए, है ना, तो जो काम सेमी इनफाइनाइट थ्रेड कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसको जो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, उसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था ना, कितना था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन टू बी, और यहां बी को अगर आर मान लिया जाए, मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रहा हूं, तो 4 पाई एप्सिलॉन टू आर आया ना। तो दो जो ये बहुत बड़ा बात है ना कि जो काम सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट मतलब यहां शुरू करके इनफिनिटी तक जाना है, ओके, वो अकेले काम सिर्फ एक आर्क कर रहा है ना, छोटा सा, जिसका रेडियस कितना है, आर है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसका x कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड बाय x का मैग्नीट्यूड है लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, और वही तो मैग्नीट्यूड इसका है। इसका मतलब हम देखिए इस प्रॉब्लम से मैंने यहाँ पे इसके साथ इसको कोरिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, कि जो काम ये करता था सेमी इनफाइनाइट, वही काम तो क्वार्टर ऑफ द सर्कल का आर्क कर रहा है ना, और इसका x कंपोनेंट और y टर्म कब है, तो यही लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन r। ये क्लियर? देखिए ऐसे ऑब्जर्व करके पढ़िएगा ना, तो एग्जाम में तो ऐसे ही सब कुछ याद ही रहेगा आपको, बस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ इतना लेंदी हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बट ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। चलिए तो बताइए कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला स्टूडेंट, वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन आप लिख लेंगे अपने नोटबुक में, ओके, एग्जाम में फास्ट होने के लिए। तो आपको इसके वजह से किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इसके वजह से उसका एंगल कितना है, तो एंगल नहीं होता कि 225 रहेगा। देखिए तो अगर यहां से मेजर करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 80 tan e बाय ex, तो बोले सर तो प्लस होना आ गया 45 डिग्री, जब 45 भी होता है 225 होता है, ये क्लियर? इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट, 225 डिग्री रहेगा। क्लियर? अब चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से लेंदी हो जाता, बट बिकॉज अभी हम लोग इसको बना चुके हैं, तो अगर 30 रहेगा और 45 डिग्री रहेगा, तो क्या इसका x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा, ex i प्लस ey है ना। तो एक क्या इसको मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग की जगह छोड़ देते हैं। चलिए कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और अगर ऐसा आर्क रहेगा तो
समथिंग लाइक दिस। और यहां से एक पूरा एंगल अगर 120 रहेगा, निकाल लेंगे आप लोग। तब यहां पे लिमिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 से 120 आया ना। तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें मैं क्या सॉल्व करूंगा, तो आप लोग से ही सॉल्व होगा, ठीक है। इस टाइप का तो इनफाइनाइट सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। चलिए आप लोग ये बताइए, अगर ऐसा आर्क रहेगा तो सेमी सर्कल, और मुझे ओरिजिन पे निकालना है, तो अब यहाँ पे EX क्या होगा, डू इट फास्ट, और EY क्या होगा, लिमिट लेने के बाद आपके पास जनरलाइज फॉर्मूला है। अब यहाँ पे लिमिट क्या लीजिएगा, 0 से 180 आया ना। तो EX बताइए और EY बताइए विथ प्रॉपर साइन। EX मुझे लगा 0 आना चाहिए, देखिए तो 0 आया है। इस सब लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, क्लास में रहते हैं तो मैं देखते रहता कि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो बोलते हैं कैलकुलेट कीजिए। तो इस सिचुएशन पे प्रॉब्लम है, थ्योरी तो आर के लिए पढ़ी है, इसके लिए EX का वैल्यू क्या था, लिमिट लेकर बताइए, डू इट फास्ट। श्यामना ज्वाइन किए हुए हैं, देखिए तो सौरभ ज्वाइन किए, श्रावणी श्यामना। ये 0 आना चाहिए और EY होना चाहिए माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट। ओके, देखिए आज कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं स्टूडेंट, सॉरी सौरभ, सबको पर्सनली कॉल करेंगे। 22 तो 22 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए नाम के साथ, और बाकी जो नहीं ज्वाइन किए हैं उनको क्लास लिया जाएगा क्लास के बाद। बाकी लोग को लग रहा है कि वीडियो देख के समझ में आ जाएगा, नहीं, वीडियो देख के तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बट ऑनलाइन क्लास का फिर एडवांटेज क्या रहेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, कष्ट दोनों को करना पड़ेगा, कष्ट तो स्टूडेंट को ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आया बाइक कंपोनेंट का, तो ये रिजल्ट आपको नहीं लगता कि ये रिजल्ट किसी और चीज का याद दिला रहा है। ये रिजल्ट एक्चुअली सिमिलर टू इनफाइनाइट थ्रेड, हाँ है ना। इनफाइनाइट थ्रेड में भी वन ऑफ द कंपोनेंट 0 रहता था और वन ऑफ द कंपोनेंट बता था जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी आया था। ओके, इसका मतलब जो इनफाइनाइट काम कर रहा था वही काम सेमी सर्कल कर रहा है। ये क्लियर? ओके, इसका क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से देखा जाए
तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही एक सोचने का तरीका आपको काफी जनरलाइज तरीका हो गया है। पार्ट 1 कर दें, पार्ट 2 कर दें और पार्ट 3 कर दें, तो आपको नहीं था कि पार्ट 3 और पार्ट 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। पार्ट 1 का इफेक्ट इस पॉइंट पे और पार्ट 3 का इफेक्ट, अगर इस 3/4 सर्कल का पार्ट 1 में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको लगता है पार्ट 1 और पार्ट 3 का इफेक्ट यहाँ पे काउंटर हो जाएगा, आया ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, देखिए यहाँ पे कि एक पार्ट ए रहता और एक पार्ट ए रहता, और इसके वजह से यहाँ पे पूछते तो कोई बात नहीं, दोनों का इंडिविजुअल निकाल के यहाँ पे सम करते, फैक्टोरियल सम करते, तो नहीं लगता है कि काउंटर हो जाएगा। तो काउंटर हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा कौन, दिस पार्ट, और इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। ओके, हाँ है ना, यही पार्ट बचेगा ना। बट अभी आपको इतना टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको नहीं सर इससे तो बढ़िया है कि हम लोग पास तो फॉर्मूला ही है, बस लिमिट ले लेंगे। तो अब लिमिट कहां से कहां ले लीजिए, 0 से 270 आया ना, 0 से 270। और बताइए EX का वैल्यू कितना आया, EX का वैल्यू आपको आएगा, मैं बोल रहा हूं पहले, ठीक है, λ/4 पाई एप्सिलॉन r आ रहा है, ये तो सही है। और बाई कंपोनेंट होता है -λ/4 पाई एप्सिलॉन r, है ना, तो होना चाहिए था, क्योंकि इसके वजह से 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट पॉजिटिव और y कंपोनेंट नेगेटिव। तो आपने देखा कि जो फार्मूला हम लोग डेवलप किए वो बहुत बढ़िया फार्मूला है, वो सिर्फ कुछ केस के लिए है या बिल्कुल इनफाइनाइट सिचुएशन, जितना एंगल काट लीजिए और जहां भी आप को रख दीजिए क्वाड्रेंट में, आया ना, बस लिमिट टेकन फ्रॉम θ1 से θ2, आया ना। इसलिए शॉर्ट नोट्स में स्टूडेंट स्पेशल केस का नहीं, θ1 से θ2 का रखिएगा, ओके। अब यहां देखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो। और स्टैंडर्ड रिजल्ट तभी याद रखता है जब डेरिवेशन का एक स्टेप के थ्रू जाएंगे। आप नेट पे डाउनलोड कीजिए ना, फार्मूला तो इतना सारा नोटबुक मिल जाएगा, बट फार्मूला तभी आपको क्लियर होगा जब आप डेरिवेशन खुद से एक बार किए हुए हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन, x है, y है और कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, तो कंप्लीट सर्किल हो जाएगा और इस सर्किल द सर्किल इनफॉर्म इज लैम्डा, और उसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो थीटा का लिमिट क्या हो जाएगा, अल्फा थीटा का लिमिट 0 से 360, और 0 से 360 तो EX क्या होगा स्टूडेंट, और EY भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ध्यान सुनिएगा, पॉइंट नोटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged ring at the center of ring must be equal to what, 0. But this statement valid only for what, when your ring is uniformly charged, okay। अरे ये बात इस वजह से बोल रहे हैं कि समटाइम्स होता क्या है कि रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज कर सकता है, क्योंकि जहां पे हम लोग खत्म करते हैं रोड वहां से शुरू होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, और इरोडो में क्वेश्चन था समथिंग लाइक दिस, आपको मैं सिर्फ हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सारा काम मैं ही कर दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें था लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ओके। ये था रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, ओके, जहां पे थीटा यहां से लेना था, वो जी क्लियर।
तो थीटा का वेरिएशन क्या रहता है, यहाँ पे थीटा 0 इस पॉइंट पे, चलो देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बनाना नहीं है, बाद में बनाइएगा। तो यहाँ पे थीटा 0 आया ना, और आपको एलिमेंट लेने का तरीका भी सिखा दिए हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे थीटा 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा 0 मतलब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम, और कॉस का फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है, इज इट क्लियर। 0 से 90 और 270 से 360 कॉस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इसका मतलब रिंग का इस ए पार्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लियर। और जैसे ही 90 को क्रॉस करेगा तो ए पार्ट में क्या होना शुरू हो जाएगा, 90 पे 0 और 270 पे 0, हाँ है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब रिंग का ए पार्ट क्या है, निगेटिव चार्ज, और रिंग का ए पार्ट है पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज डेंसिटी का मैक्सिमम यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। मतलब इसके वजह से कुछ पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाने का तरीका क्या रहेगा, तो मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल वही रहेगा जो अभी सिखाया है, यहाँ भी यही काम करना है। यहाँ से थीटा पे क्या लेना है, डी थीटा लेना है। बट अब जो यहाँ पे लैम्डा लीजिएगा वो लैम्डा कांस्टेंट रहेगा या लैम्डा वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अब लैम्डा के बाद आपको लैम्डा नॉट कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा, तो एक बढ़िया प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप लोग को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, और तब उसको कुछ लोग मेंटल आप बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। जो लोग अपने आप को आईआईटी तक देखते हैं उनको मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट में कहां से शुरू होता है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, ओके। बट बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एक्चुअली छोटा कॉन्सेप्ट से ही शुरू होता है। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको मैं और भी इतना टफ, अभी थोड़ा टफ लेवल दूंगा, बट उसको बहुत आसानी से भी बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट अभी मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल तो इंट्रोड्यूस किए ही नहीं है कहीं पे। क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकर आया हूँ, अभी तक नहीं लेकर आया ना। तो जहां तक विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और विदाउट पोटेंशियल मेरा काम चल रहा है, वहां तक अभी मैं काम कर रहा हूं। तो यहां देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कोई एक सर्कल है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सर्कल का तो अभी सॉल्व कर लिए। सर्कल का जो अभी आप सॉल्व किए हैं वो बहुत स्पेशल के सॉल्व किए, नहीं सिर्फ सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर। और ये मेरा है एक्स एक्सिस, करेक्ट। और तो एक मिनट, तो अगर आपसे मैं बोलूंगा कि एक्स एक्सिस इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ दिस सर्कल, देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है, अगर सर्कल के लिए मैं किसी एक्सिस को बोल दिया कि दिस इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस। नहीं, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब ये होता है कि एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। फिर से एक बार, ज्योमेट्रिकल एक्सिस सब सारे स्टूडेंट के लिए ज्योमेट्रिकल एक्सिस में बहुत बार टर्म यूज करूंगा। ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेन, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, ओके। दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट, ओके। तो आप बताइए, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा हाइपोड एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर,
एक्स एक्सिस है जेड एक्सिस। अब उल्टा बात बोल रहा हूं, जेड एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर? वेरी गुड। एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर? वाई जेड। इसका मतलब है कि मेरा सर्कल किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये क्लियर? चलिए ओके। अच्छा एक बताइए, आप लोग सब देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपसे बोलेंगे कि देखिए ये मेरा सर्कल है, यहां देखिएगा ये मेरा सर्कल है और ये मेरा मार्कर है, तो मार्कर के इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस, मार्कर के इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस, मार्कर के इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस, मार्कर के इस पॉइंट से यहां का डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस होगा या सेम डिस्टेंस होगा? सेम डिस्टेंस होगा। करेक्ट। इसका लेंथ कितना है? 8। और अगर बोल दिया कि मार्कर का डिस्टेंस है x, अगर मैंने बोल दिया यहां देखिएगा सौरभ, अगर मार्कर का डिस्टेंस x है और एक डिस्टेंस बात है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 9 क्लास से पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, हाँ है ना? और यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का सेम होगा। इसका मतलब ये सब हर पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता रहेगा। ओके वेरी गुड। स्टूडेंट लेट अस सपोज यहां का मेरा कोऑर्डिनेट है y एंड z, ये ओके। यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट लिया है y एंड z, और यहां पे इस पॉइंट से यहां तक का अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस होगा? और अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो नहीं रहता कि ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस तो निकाल दिए, आया ना? यहां तक किसी को विजुलाइज करें प्रॉब्लम? और यहां से डिस्टेंस देखिए, यहां से मैं एक थीटा ले रहा हूं स्टूडेंट, देखिएगा थीटा पे मैं बाई एक्सिस पे एक थीटा लिया और डी थीटा का एलिमेंट लिया, मतलब मैं ये लेंथ लेने जा रहा हूं। ये मेरा लेंथ है dl, और इस पूरे रिंग पे टोटल चार्ज है Q कितना है? देखिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, अलग नहीं, एक्चुअल में जो फैक्ट है, जो तरीका होना चाहिए उसी से सॉल्व कर रहे हैं। बाद में इसको और भी इजी वे में सॉल्व कर देंगे जब मैं पोटेंशियल आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं पोटेंशियल आपको नहीं पढ़ाया हूं, तो वो मेरा सेकंड मेथड हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली इस dl के कारण dl के कारण dq हो गया। तो इस टाइप का इस सर्कल में बहुत सारा dq रहेगा, dq 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 एंड dq, आया ना? और हर dq से इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का तो वही रहेगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब आपको विजुअलाइज करने के लिए देखिए, मान लेते हैं कि मेरा ए प्लेन है वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है स्टूडेंट? इससे आपको ज्यादा बढ़िया से विजुअलाइज करवाने के लिए इस रिंग को मैं वाई प्लेन, तो यही तो मेरा वाई प्लेन था रिंग, करेक्ट? और मेरा एक्स एक्सिस ऐसे था, है ना? ओके, और मैं एंगल कहां से ले रहा था स्टूडेंट? इस वाई एक्सिस से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, क्लियर? और ये क्या था? डी थीटा। तो आपने कहा कि यहाँ पे
एक्स का, तो बाइजेड प्लेन में स्टूडेंट एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो 0, हाँ है ना, ऑब्वियसली बाइजेड प्लेन में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और आपका क्या है यहाँ बाई इक्वल टू, ये है बाई और ये है जेड, तो बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा। और जेड इक्वल टू लिख सकते हैं आर साइन थीटा। अभी तो ऐसा आर के लिए काम किए थे। अब चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, तो स्टूडेंट ये मेरा ये जो अब यहाँ पे फिर से एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल जो फंडामेंटल हो सकता है ना, अभी मैं वहाँ उस तरीके से ही चल रहा हूँ। और जो भी स्टूडेंट मन लगाकर यहाँ पे क्लास कर रहे हैं उनको बहुत बढ़िया से डेप्थ में कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे तो इसका 2 लाइन में फार्मूला ही मुझे याद है। अभी बोले सर फार्मूला डायरेक्ट बोलिए। फार्मूला ये है Q/4 पाइथन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 into x। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्जिंग ऑन द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये रटा हुआ है, बाकी जो काम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो यह बाई, यह है जेड और यह है x। ओके, तो अब यहां पे ये मेरा स्टूडेंट हो गया सोर्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सोर्स पॉइंट। और ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? फील्ड पॉइंट। और पोजीशन वेक्टर तो ऐसे ही लेते थे ना, आर एफ एस, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। मेरा तरीका बहुत फंडामेंटल होता है और इसमें मैं अपने आप प्राउड फील करता हूँ कि आज का स्टूडेंट ऑफ मिस्टर एम आर अख्तर जितना बढ़िया से लेके चलते थे, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्या होता था। कोई प्रॉब्लम में कहीं पे इंटीग्रेशन और एलिमेंट लेना होता था ना, तो आज तक प्रॉब्लम हुआ ही नहीं उनको पढ़ाने के बाद। बिफोर मतलब उनको पढ़ाने से पहले बस प्रॉब्लम बनाते थे, आंसर मिला देते थे। आंसर जिसका नहीं मिलता उसका रट जाता थे ये आंसर होगा, तो इतना कॉन्फिडेंस रहता था। चलिए, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 बाई एन जेड, और बाई और जेड तो आप निकाल के रेडी हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आर एफ एस इक्वल टू स्टैंड आर एफ माइनस आर एस। और आर एफ क्या बोलिएगा? एक्स आई। और एस क्या बोलिएगा? 0 आई प्लस आर कॉस थीटा जे प्लस आर साइन थीटा के। ठीक है, तो कितना हो गया? एक्स आई और माइनस वाट माइनस आर कॉस थीटा जे और माइनस आर साइन थीटा के हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो आर एफ एस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर आया ना, तो आपको यही मिला ना जो कि पहले से हम लोग निकाल के रेडी हैं। हाँ, बट यहां पे अभी के लिए फॉर मोमेंट एक्स को मैं कांस्टेंट मान के काम कर रहा हूं, बिकॉज we have to find out the electric field at a given point on its geometrical axis. We have to find out the electric field due to uniformly charged ring at a given point on its geometrical axis. इसका मतलब जैसे ही बोलते हैं given point, इसका मतलब उस मोमेंट के लिए x तो वेरिएबल है कांस्टेंट, बाद में x को वेरिएबल करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब यहां पे हो जाएगा कि DE इक्वल टू क्या लिखिएगा? DE इक्वल टू क्या होगा? ऐसा लिख सकते हैं DQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और RHS का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। और RHS के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? RHS के लिखेंगे xi माइनस आर कॉस थीटा जे और माइनस आर साइन थीटा के। यहां से क्लियर?
तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, dq x बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, और इसका बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dq माइनस आर कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। एंड सिमिलरली इसका z कंपोनेंट हो जाएगा माइनस dq आर साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए मैंने सही लिखा, हाफ पेज का ड्यूरेशन बना दूंगा आगे चलकर, बस अभी मैं जानबूझ के ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके इसको सिखा रहा हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन सबसे फैमिलियर हो जाए। चलिए अब सबसे पहले बताइए कि डी ई बाई, तो डी बाई डी क्यू के लिए क्या लिखिएगा, क्या डी क्यू के लिए लैम्डा आर डी थीटा लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू ये तो सही है, डी क्यू के लिए लिखेंगे लैम्डा इंटू डीएल है ना, और डीएल लिखेंगे आर डी थीटा, तो डी ई वाई के लिए हो जाएगा माइनस लैम्डा आर डी थीटा आर कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। दिस इज द डी थीटा। और जब ई वाई निकालेंगे तो कांस्टेंट इसमें कौन कौन सा है, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लाइए, तो क्या क्या कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 एक्स 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 स्क्वायर प्लस आर, या ये तो एक्स को कांस्टेंट माने हुए थे। अब किसका इंटीग्रेशन, और cos थीटा डी थीटा, लेकिन थीटा का लिमिट कहां से कहां तक, पूरा रिंग है ना, थीटा हम लोग कहां से मान रहे थे याद है, पॉजिटिव बाई एक्सिस से लेकर पूरा घूम रहे थे बाई प्लेन में, ये था बाई ये था जेड आया ना, यहां पे थीटा लिए थे तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 360। आपने तक इसका इंटीग्रेशन करें तो फिर 0 हो जाएगा, जब cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग on its geometrical axis, but if geometrical axis is x axis, तो उस x axis के किसी पॉइंट पे बाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। चलिए अब सिमिलरली अगर Ez निकालेंगे तो dEz कितना था, dz था माइनस लैम्डा आर डी थीटा आर साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब लोग देखिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मैं सही लिखा या कहीं पे छूट गया कोई टर्म, देखिए तो ठीक है, dEz
मैंने डी क्यू का वैल्यू पुट कर दिया, यहां से आता इज दैट डी क्यू, देखिए तो सही है। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज दिस वन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पे साइन थीटा डी थीटा क्या रहेगा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से, इसका वैल्यू क्या होगा, फिर से 0। ओके, इसका मतलब इसका y कंपोनेंट और z कंपोनेंट बिकम्स व्हाट, 0। अब x कंपोनेंट आते हैं, x कंपोनेंट क्या था, x कंपोनेंट था dt/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स, क्लियर। चलिए, इसमें वेरिएबल के नाम पे सिर्फ क्या है, बोलिए डी क्यू, नहीं, अब डी और डी के आपको नहीं मिलाते हैं तो डी क्यू भी तो बोल सकते हैं, सब वेरिएबल ओनली डी क्यू है ना। और बाकी एक्स और ये सब तो कांस्टेंट है, अगर इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है तो डी क्यू के बदले लैम्डा आर डी थीटा लिखते हैं, तो मेरा आपको आंसर है वो भी कीजिएगा ना, तो लास्ट में कट पुट को वही आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे px निकालते हैं तो जो भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म इज दिस वन x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dq, और dq इज व्हाट, चार्ज। तो चार्ज का लिमिट क्या, टोटल चार्ज 0 से कैपिटल Q, तो रिंग पे कितना चार्ज था, तो dq का इंटीग्रेशन क्या, कैपिटल Q, दैट्स व्हाई ex का वैल्यू क्या हो गया, q x q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू एक्स, आया ना। Then what is the conclusion? Conclusion is that conclusion ये हुआ कि कोई भी रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस, इन दिस केस ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। आप अगर बोलिएगा सर ज्योमेट्रिकल एक्सिस अगर वाई एक्सिस रहेगा तो ठीक है, कि वहां पे ई वाई बचा हुआ रहेगा। इसका मतलब है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के वजह से उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे ज्योमेट्रिकल एक्सिस के पॉइंट पे, तो वहां पे जो कंपोनेंट है उसका, अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक्स एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो वहां पे बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा हुआ रहता है, एक्स कंपोनेंट। तो अगर एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस बाई एक्स रहता तब कौन सा कंपोनेंट बचा रहता, और तब क्या चीज होता, एक्स कंपोनेंट और जेड 0 होता। इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस बाई एक्सिस रहता तो यहाँ पे ई वाई लिखते, क्या लिखते, ई वाई, और यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे रहता q इंटू बाई डिवाइड बाई 4 पाई नॉट बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर q/2, है ना। ओके, इसका मतलब इस सिचुएशन के लिए जब मेरा रिंग yz प्लेन में है, एक बहुत फेमस डेरिवेशन होता है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में कितना टाइम रहेगा, कितना बढ़िया तरीके से इतना बड़ा करके करेंगे, तो मैं मेरा आंसर है इससे बहुत आसान तरीका आपको सिखा दूंगा। अभी जैसे सिखा रहा हूँ कि हाँ देखिए कैसे ही, एक्चुअली फंडामेंटल तो यही था ना,
फंडामेंटल क्या था कि आप पॉइंट चार्ज के हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ। अब पॉइंट चार्ज के कारण ही सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू निकाल दिए। तो यहाँ पे एक लाइन का कंक्लूजन दे रहा हूँ तो क्या देखिए लिखना है, कंक्लूजन सब लिख दीजिएगा बच्चों को जाएगा। कंक्लूजन ये हुआ कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एक्सिस is only along its geometrical axis comma component of electric field perpendicular to that geometrical axis must be equal to 0. And in this case perpendicular axis with respect to this geometrical axis is y axis and z axis. Okay, that's why Ey or Ez is equal to what? 0. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए है यहाँ पे करेक्ट, और ये जो आप डेरिवेशन किए हैं तो इस डेरिवेशन में स्टूडेंट बिल्कुल जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया Ex इक्वल टू, यहाँ देखिएगा सब लोग, q/4πε0 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2 into x। तो बोले किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है। तो इस पॉइंट पर पूछेंगे कि इस पॉइंट पर ज्योमेट्रिकल एक्सिस का सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या रहेगा सर? एलॉन्ग, यस एलॉन्ग, कि आप यहाँ पे फटाक से +1 कूलम डाल दीजिएगा, +1 इनटू पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर इस फार्मूला से सेटिस्फाई होगा? बिल्कुल होगा, Q पॉजिटिव है और यहाँ पे X भी तो पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट P1 पे X का साइन, इस X का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सर व्हाट अबाउट दिस वन? अरे यहाँ पे मेरा ओरिजिन है स्टूडेंट, क्या है? तो यहाँ पे तो आप पहले फार्मूला का बाद में देखेंगे। या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज बॉडी से डाइवर्ज करेगा तो किधर आना चाहिए? तो सर ने अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस का दो डायरेक्शन ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे किधर आना चाहिए स्टूडेंट? नेगेटिव, हाँ या ना? क्योंकि डाइवर्ज करना चाहिए। ये फार्मूला से डिफाइन कर रहा है, देखिए तो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? वेरी गुड। एक्स क्या हो जाएगा? ये टोटल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अपने भी रखिए, फार्मूला बहुत काम का है, हर एक चीज बता दे रहा है। चलिए अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कुछ तो माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं निकालते, यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे कहाँ पे? पॉइंट अदर देन ज्योमेट्रिकल एक्सिस, पॉइंट अदर देन व्हाट? तो आप लोग निकाल पाएंगे? मुझसे तो नहीं निकलेगा, मेरा लिमिट से बाहर है। बाकी लोग कोई घर पे ट्राई करते हैं, जिनके पास एकदम खाली टाइम पड़ा हुआ है, लाइफ में कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है मैथमेटिक्स, तो मुझसे नहीं हो पाएगा।
इसलिए एक मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक तो किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ स्पेस में होता है, हाँ है ना? ये तो बताए थे कि किसी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल चार्ज बॉडी अपना सराउंडिंग स्पेस में सिर्फ लाइन बोले थे या स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट यहाँ पे निकालना मेरा सिलेबस का पार्ट नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे अभी मत निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो 2-4 दिन वेस्ट हो जाएगा, फिर खा खा के यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है? इसलिए हम लोग को सिर्फ सिलेबस का पार्ट क्या है कि यहाँ समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं लगता कि यहाँ से हर पॉइंट इसका डिस्टेंस वेरी करना शुरू करेगा हर d2 से, तो कितना वेरिएबल हो जाएगा? r भी वेरिएबल हो जाएगा, थीटा वेरिएबल हो जाएगा, तो दो वेरिएबल, आपको रिलेशन भी नहीं पता है डिस्टेंस और थीटा के बीच में, तो मतलब बियॉन्ड द सिलेबस चला गया। ओके, आप लोग समझ रहे हैं? मैं सिर्फ समझ रहा हूँ मैं क्या कॉम्प्लिकेशन बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग का सिलेबस का पार्ट क्या है? हम लोग का सिलेबस का पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रहेगा, तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे ही 99% चांस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब नेक्स्ट ये है, ये भी लिख लीजिएगा सर, कि अगर इसमें x इक्वल टू 0 तो कहां पहुंच जाएंगे? इसमें x इक्वल टू 0 तो आप कहां पे हैं? फर्स्ट सेंटर ऑफ द रिंग, x इक्वल टू 0 की जगह तो पूरा x क्या हो जाएगा? ये तो आज पहले ही पढ़ चुके हैं, याद नहीं है? आर जो पढ़े थे आया ना, और आर के कारण सेंटर ऑफ द रिंग तो पढ़ लिया है ना, जिसमें लिमिट 0 से 360 दिए थे, तो उस टाइम में एक्स क्या आया था? 0, और y भी क्या आया था? 0। तो यहाँ भी अगर x इक्वल 0 करते हैं मतलब आप सेंटर ऑफ द रिंग पहुंच गए, तो सेंटर ऑफ द रिंग का केस क्या हम लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? आज इससे पहले भी देख चुके थे, इससे पहले भी देख चुके थे। आर्क ऑफ द आर्क से, इसके कारण आर्क से। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया? आप में से किसी को डाउट? 1% भी जो मैंने डेरिवेशन किया है दिखाने की कोशिश किया, बट घर पे आज क्लास खत्म करने के बाद मेरा सेशन है कि कम से कम 2 बार इसको डेरिवेशन खुद से रफ में करना चाहिए, तो बहुत बढ़िया फील होगा कैसे कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ पे मैंने क्या हुआ। ओके, मैंने अपने टाइम पे इसको 3 बार किया था, एक बार जब टीचर पढ़ाया था तब, और एक बार फेयर किया, और एक बार और रफ में किया। मतलब मेरा बड़ा डेडिकेशन का काम होता था, मतलब एक चीज को 2-4-5 बार लिखते थे। दैट्स व्हाई मुझे इतना लिखते लिखते इतना फास्ट होता था कि कोई भी अगर उस पर प्रॉब्लम आ गया तो मुझे इंटीग्रेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब मैं अपने आप को अलग तरीके से तैयार कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी तो स्टूडेंट्स का एक टाइप का प्रॉब्लम बना लिए, अब सेम टाइप का छोड़ते हैं, उसको दोबारा बनाइए, उससे कैलकुलेशन पावर ज्यादा हो जाएगा। चलिए अब बताइए, Q बाय 4πε0 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2। चलिए इसको कौन बताएंगे? ये कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? इफ x इज वेरिएबल, अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? अब हम लोग x को वेरी कर रहे हैं। किसको वेरी कर रहे हैं? x। तो अगर x वेरी कर रहे हैं तब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सर्किल इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? सब लोग बोलेंगे इफ x इज वेरिएबल देन दिस सर्किल के अंदर जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? ऑब्वियसली ऑड। कौन सा फंक्शन? और ऑड फंक्शन का ग्राफ और
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ये क्लियर? इतना तो सबको पता चल जाना चाहिए। फंक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी आप। ऑड फंक्शन अगर आप किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? ओरिजिन के अबाउट। वेरी गुड। अब बताइए, अब यहाँ पे मैं इस टर्म को कांस्टेंट रख रहा हूं। इफ x टेंडिंग टू 0 या x इक्वल टू 0, टेंडिंग नहीं 0, तो ex क्या आया? 0। और x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, तो ex क्या? आप लोग लिमिट पढ़े थोड़ा बहुत? लिमिट तो पढ़े होंगे। तो लिमिट में एक टर्म होता है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, है ना? और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होता है वो वहां पे बहुत एक शॉर्टकट मेथड चलता था, एल हॉस्पिटल रूल। और वहां से भी नहीं समझे तो एक काम कीजिए, ऊपर और नीचे x टेंडिंग टू इंफिनिटी था, उसी का माइंड में रहा ओके, x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो ऊपर भी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी जाएगा, है ना? बट ऊपर और नीचे इस तरीके का सिचुएशन में या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। नाम सुने एल हॉस्पिटल रूल? कुछ हाँ ना, कुछ बोलिए। नहीं सुने तो बताएंगे। चलिए, आप मुझे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे अगर कोई ऐसा पूछेगा x स्क्वायर बाई x के पावर 5/2, कोई y इक्वल टू दिस है, आप बोलेंगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी, व्हाट वैल्यू ऑफ y? क्या बोलिएगा? यहां ही बात कर लीजिए पहले। तो ऐसे उस टाइम पे या तो एक फार्मूला होता है, रूल होता है, उसको अप्लाई करना होता है, और नहीं तो देख लीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहां पे x का पावर ज्यादा है। ओके, यहाँ पे x का पावर ज्यादा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है। तो क्या होता है 1/√x, और तब इसको पहले को पुट करना होता है। तो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो अब बताइए, अगर सही से देखिएगा तो x का ऊपर नीचे में कहां पे पावर ज्यादा रहेगा? या अगर ब्रैकेट ओपन भी हो जाता तो मुझे तो लगा है नीचे ज्यादा रहेगा, है ना? तो ऊपर नीचे x से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी नीचे यहाँ पे x है, ये 1 हो जाएगा, और नीचे में x बचा हुआ रहेगा, तो x क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे ex 0, और x इक्वल टू इंफिनिटी पे भी ex 0, और x इक्वल टू इंफिनिटी पे ex 0 होना भी चाहिए था। इसलिए होना चाहिए था कि किसी भी चार्ज बॉडी से अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फील्ड निकालिएगा तो ऐसा नहीं लगेगा डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। इसका मतलब दो चीज तो क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 0 पे x 0 और x इक्वल टू इंफिनिटी पे भी x 0 है। अब जिनका भी मेथड छोड़ दीजिएगा, जिनका भी मैथमेटिक्स अच्छा है मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। dx बाई dx और इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल कर बताइए। और आपको e बाई v का डिफरेंशिएशन बताया होंगे नहीं? ये आज के क्लास में नहीं, आज इतना मतलब काम कर लिए हैं आप। नेक्स्ट क्लास में मतलब जो भी क्लास दूंगा उसमें यहां तक काम करके रखना है। dx बाई dx इक्वल टू 0 करना है। क्या करना है? dx बाई dx डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, और x का वैल्यू पता करना है। ओके, हो जाएगा। और ऐसे मुझे तो याद है कि x का वैल्यू क्या आएगा, बट आप पहले मेहनत करके रफ में काम करके रेडी रखिएगा। ओके, और तब नेक्स्ट क्लास में यहां से इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ex वर्सेस x का, इसका ex वर्सेस x का, और हम प्रूव कर देंगे देखिए और फंक्शन है जिसका ग्राफ कैसा रहेगा। ओके, चलिए तो आज का क्लास इलेक्ट्रोड का इतना ही। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और तब शुरू करते हैं केमिकल का। ओके।